वो रिकॉर्ड। अच्छा, वी आर गोइंग टू गो ओवर द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। सबसे पहले लीनियराइजेशन। लीनियराइजेशन इज ओनली रेलिवेंट टू, अगर आपके पास ग्राफिकल क्वेश्चन आ रहा है आपको लीनियराइजेशन करनी आनी चाहिए। केमिस्ट्री की लीनियराइजेशन बहुत आसान है। जो आप एएस फिजिक्स में करा करते थे लीनियराइजेशन, एग्जामिनर आपको बता देता है कि भाई ये चीज अगेंस्ट ये चीज प्लॉट करनी है, कौन सी चीज वाई एक्सिस पे डालनी है, कौन सी चीज एक्स एक्सिस पे डालनी है। तो आपने बस वही करना है। और बस दिमाग में रखो, जो चीज एक्स वाली क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो ग्रेडियंट है, और जो चीज ऐड हो रही है वो वाई इंटरसेप्ट है। The thing that is getting added with the x quantity, that is the y-intercept, that is being multiplied is the gradient। तो ये क्या होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। लिनियराइजेशन बहुत आसान होती है केमिस्ट्री की। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं ग्राफिंग वाली चीज पे। ग्राफिंग में यूजुअली इन केमिस्ट्री वी फॉलो द क्रॉस मेथड, ऑल्दो आई पर्सनली प्रेफर द डॉट मेथड, लेकिन केमिस्ट्री में अक्सर बेशर लिखा होता है यूज क्रॉस टू मार्क योर पॉइंट्स। और बनाए हुए भी पॉइंट्स अगर एग्जामिनर को कोई ग्राफ देता है तो वो क्रॉस से करता है। तो केमिस्ट्री की P5 के लिए मैं आपको बोलता हूं कि आप क्रॉस से मार्क करो। ठीक है जी। फिर अगर वो आपको बोलता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाओ, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी हो सकता है और कर्व लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी हो सकता है। ठीक है जी। स्ट्रेट, अब अगर तो उसने बोला हुआ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना दो तो आप स्ट्रेट लाइन ही बनाओगे। अगर उसने बोला हुआ है कर्व तो आप कर्व ही बनाओगे। अगर उसने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोला हुआ है सिर्फ, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो स्ट्रेट लाइन बन रही है या वो कर्व बन रहा है। वो आप देखेंगे, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा वो कैसे बन रहा हो। जैसे अगर आप अभी देखो, ये क्लियरली सबको नजर आ रहा है कि यार ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पॉइंट्स ऐसे थे लाइक दिस, तो देन एवरीवन कैन सी कि यार ये मेरे पास कर्व ही बनेगा। तो पॉइंट्स देख के आपको फौरन से अंदाजा हो जाएगा, वो कोई मुश्किल की बात नहीं होती है। ठीक है। फिर उसके अलावा जो है वो हमारे पास क्या चीज है, वो ये है, एक सेकेंड, मैं इधर से उसको वापस कैसे जाऊंगा। खैर बहरहाल चलो। फिर एग्जामिनर कैन आस्क यू डू यू कंसीडर रिजल्ट्स टू बी रिलायबल। तो वो अगर क्लोज टू द लाइन है तो आप बोलोगे रिलायबल। हाँ। लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने का तरीका क्या है, वही रूल है। 3 पॉइंट अबव दी लाइन है तो 3 पॉइंट बिलो दी लाइन, 2 पॉइंट अबव दी लाइन है 2 पॉइंट बिलो दी लाइन, 1 पॉइंट अबव दी लाइन है 1 पॉइंट बिलो दी लाइन। यही रूल है। ठीक है। केमिस्ट्री में यूजुअली क्या होता है, सारे पॉइंट्स लाइन में से गुजर रहे होते हैं। और इफ सम पॉइंट इज वेरी वेरी फार अवे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक पॉइंट ऐसा है, तो आप उसको सर्कल करके क्या कर सकते हैं, उसको अनोमिलस कह सकते हैं, उसको आप इग्नोर मार सकते हैं। यू कैन डू दैट। ठीक है। फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका बताया हुआ मैंने आपको, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 है। फिर एरर कैसे एस्टिमेट करते हैं, आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है तो उसका एरर क्या होगा, उसका एरर होगा हाफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्यूरेट है, अब ब्यूरेट में कैसे होती है, ब्यूरेट में ये 23.1 होगा, फिर 23.2 होगा। तो इसकी एक वैल्यू में जो एरर होगा ना, वो इसका हाफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा, यानी 0.05 होगा। ठीक है, क्योंकि 0.1 इसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन है, हाफ कर दोगे 0.05। ये एक हो गया, एक सिंगुलर वैल्यू में एरर हो गया। ठीक है। और डिजिटल के लिए क्या होगा, अगर आपके पास कोई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मास बैलेंस है। अब मास बैलेंस आपको मास दे रहा है 4.23 ग्राम, तो अब जो भी उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो ही उसकी अनसर्टेनिटी होगी। तो 0.01 ग्राम उसका एरर हो जाएगा। अब अगर आप उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हो दो वैल्यूज लेने के लिए, फिर अपनी वैल्यू कैलकुलेट करने तो 2 टाइम्स एरर कर लोगे। अगर एक ही दफा कर लो तो 1 टाइम कर लोगे। जैसे मास है, पहले मास विद कंटेनर, फिर एम्प्टी मास ऑफ द कंटेनर, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू की, तो फिर 2 टाइम्स करना पड़ेगा एरर को। ब्यूरेट फाइनल माइनस इनिशियल कर दो टाइटर निकालने के लिए, तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा एरर को। ठीक है। लेकिन अब मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर से एक ही वैल्यू निकलती है, उसको भर लिया, वो जो वैल्यू आ रही है वो एक ही वैल्यू आ रही है, बस आपने वो पढ़ लिया। तो अब उसका एरर बस उसकी हाफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ही होगी, दैट्स इट। और कोई चीज नहीं करेंगे, उसको 2 टाइम्स नहीं करेंगे। ठीक है। बाकी आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, और ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई। ठीक है। तो हर पेपर में एटलीस्ट एक पार्ट तो आपको एरर निकालने का होगा ही होगा, तो एरर आपको निकालना चाहिए। फिर ये कुछ अपैरेटस हैं और इनके बारे में डिटेल्स हैं, ये जल्दी जल्दी यू कैन गो थ्रू, इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये पढ़ लोगे तो दोज 1 मार्क क्वेश्चंस दैट द एग्जामिनर आस्क्स कि भाई ब्यूरेट को कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है जी। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सोल्यूशन कैसे बनेगा,
कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज के लिए सुटेबल होगा, पिपेट कब इस्तेमाल करना है, ब्यूरेट कब इस्तेमाल करना है, तो ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। तो दोज 1 मार्क क्वेश्चंस वेयर द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू टेस्ट योर नॉलेज ऑफ केमिकल अपैरेटस, वो आप आराम से कर लोगे। तो मेक श्योर यू रीड दीज पेपर्स एज वेल। ठीक है। फिर एक सवाल जो हर पेपर में होगा 3 से 4 मार्क का, सोल्यूशन बनाने का सवाल, आउटलाइन द स्टेप्स टू मेक अ सोल्यूशन। तो हमने इसमें 2 मेथड पढ़े थे। एक मेथड हमने पढ़ा था कि हम मास लेते हैं और उस मास को पानी में डिसॉल्व कर देंगे। कब करते हैं वो, जब मुझे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन बनाना हो। लेकिन अगर मुझे लोअर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन बनाना हो, यानी फॉर एग्जांपल 0.01 मोल पर डीएम क्यूब या 0.001 मोल पर डीएम क्यूब, तो उसके लिए फिर मुझे डाइल्यूशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, फिर मुझे सोल्यूशन को लेके डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो ये 2 मेथड्स भी इधर डिस्क्राइब्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा मैं मुझे कितना मास चाहिए होगा एक कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन, तो आपको बोला हुआ है फॉर एग्जांपल अगर आपको 0.1 मोल पर डीएम क्यूब का सोल्यूशन बनाना है, 250 सीएम क्यूब उसका वॉल्यूम है, तो आप पहले मोल्स निकाल लें कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम करके, और फिर आप मास निकाल लें कैसे, मोल इंटू एमआर करके, तो आपको मास पता लग जाएगा। अब आपने क्या बताना, अपना एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर डिफाइन करना होगा। वो मास लेंगे, उसको ब्यूरेट में, उसको पहले बीकर में डालेंगे, उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे डिस्टिल्ड वाटर में, ठीक है जी। फिर उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। 250 सीएम क्यूब का वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होगा। बीकर की वॉशिंग्स और अगर कोई स्टिरर वगैरह इस्तेमाल करता है उसकी वॉशिंग्स, वो भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को फिल अप करेंगे टू द 250 सीएम क्यूब मार्क। जब 250 सीएम क्यूब मार्क के करीब पहुंच रहे हैं तो ड्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो ज्यादा ना हो जाए वॉल्यूम। फिर उसको स्टॉपर करके उसको इन्वर्ट करके शेक कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन तैयार होता है। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो एग्जामिनर ने बोला हुआ है वो ये बोला हुआ है, एक सेकेंड, अगर एग्जामिनर ने आपको ये बोला हुआ है कि नहीं मुझे जो है वो डाइल्यूशन मेथड के थ्रू बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे बहुत छोटी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोल पर डीएम क्यूब की, तो वो फिर आपके पास डाइल्यूशन मेथड से बनेगी। उसमें क्या करना होता है, उसमें आपकी जो इक्वेशन अप्लाई होगी वो ये होगी, C1V1 इक्वल टू C2V2। आपको दिया हुआ होगा एक सोल्यूशन दिया होगा, सपोज देव गिवन यू 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, 250 सीएम क्यूब, HCl इज प्रेजेंट। आपको क्या बनाना है, आपको 0.01 मोल पर डीएम क्यूब बनाना है 250 सीएम क्यूब। तो अब पहले आप क्या करेंगे, पहले आप ये निकालेंगे मुझे इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा टू मेक दिस कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या करेंगे, C1V1 विल इक्वल टू C2V2। C1V1 में क्या डाल देंगे, C1 में डाल दो अपने जो सोल्यूशन तुम्हें दिया हुआ है उसका कॉन्सेंट्रेशन, और हमने इसका वॉल्यूम निकालना है कि मुझे इसका कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। C2 में क्या डाल दूंगा, मुझे वो जो बनाना है, और वॉल्यूम वो डाल दूंगा जितना वॉल्यूम मुझे बनाना है। तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी जो भी वो वैल्यू है। अब जो भी वो वैल्यू आ गई वो वैल्यू लोगे, उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करोगे, फिर वही पानी डालोगे 250 सीएम क्यूब मार्क तक, फिर ड्रॉपर इस्तेमाल करोगे 250 सीएम क्यूब मार्क तक करीब कर पहुंचते पहुंचते स्टॉपर करोगे, इन्वर्ट करके शेक कर दोगे, सोल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है। और ये हम क्यों करते हैं, हम मास से क्यों नहीं बनाते बहुत ज्यादा छोटी कॉन्स्टेंट का सोल्यूशन, सो दैट हमारा परसेंटेज एरर कम आए। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा छोटा मास होता है तो छोटे मास में परसेंटेज एरर ज्यादा आता है, ठीक, बड़े मास में कम आता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वॉल्यूम आ रहा है लेट से 25.0 सीएम क्यूब एग्जैक्टली आ गया, तो क्या करोगे, पिपेट इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आ रहा है 12.0 सीएम क्यूब, फिर क्या इस्तेमाल करेंगे ये ट्रांसफर करने के लिए, 12 सीएम क्यूब का पिपेट आता है, नहीं आता, ब्यूरेट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। सो देन वी विल यूज अ ब्यूरेट। पिपेट आते हैं 25 सीएम क्यूब के और 10 सीएम क्यूब के। तो जब आपके पास एग्जैक्ट 25 सीएम क्यूब है, 10 सीएम क्यूब हो, तो पिपेट इस्तेमाल होगा, वरना फिर ब्यूरेट इस्तेमाल होगा। और अगर कोई ऐसे रिएजेंट हो जिनको एक्सेस में रखना है या जो कैटलिस्ट है, फिर उसके लिए मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल होगा। हम मेजरिंग सिलेंडर सिर्फ कैटलिस्ट एक्सेस रिएजेंट्स उनके लिए इस्तेमाल करेंगे, कभी भी एग्जैक्ट वॉल्यूम्स के लिए मेजरिंग सिलेंडर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ जो आप जो मेरे ख्याल से राहिद ने बोला भी था कि सर वो एक एक मार्क वाली बता दे, तो ये जो सारी बातें कर रहा हूं जो आपको यहाँ पे सब चीजें मिल जाएंगी जो कि हमने बहुत डिटेल में डिस्कस भी करी है थ्रू आउट द कोर्स, तो वो सारी बातें ही अगर आपको बताऊंगी तो आप आंसर कर सकते हो उन चीजों को। ठीक है। फिर अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको अब जल्दी जल्दी बता रहा हूं। नो बेटा, राइट, देखो बेटा, देखो, जब हमारे पास कलर्ड सॉल्यूशन होता है ना बेटा, जब ये कलर्ड है, ठीक है जी, तो इसके नीचे यानी अब अगर यहां पे कोई भी वैल्यू लिखी हुई ना राइट, तो तुम्हें ये नजर नहीं आएगी।
लेकिन राइट जो इसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई वो तो नजर आ जाएगी ना, क्योंकि वो तो कलर से तो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रही ना। सो दैट इज वाई जब भी केमिनोफोर इस्तेमाल करते हो इसको कभी भी 0.0 तक नहीं भरेंगे, क्योंकि 0.0 तक भर दिया तो नहीं नजर आएगा नीचे क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर उससे कम भरोगे तो ऊपर की वैल्यू तो पढ़ सकते हो ना, क्योंकि वो कलर से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रही होगी। दैट इज वाई। ठीक है। अच्छा। अरे यार। ओके। मूविंग ऑनवर्ड्स। अब हमारे पास क्या है, फिर जो है वो यहाँ पे ब्यूरेट का कुछ लिखा हुआ है, ब्यूरेट का लाजमन पढ़ लेना। ब्यूरेट की जो यहाँ पे डिटेल्स लिखी है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये ऊपर जो ये बीकर और कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब तो वैसे ही सबको पता होता है। ठीक है जी। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्लियर हो सबको, ब्यूरेट कब इस्तेमाल होगा क्लियर हो सबको, पिपेट कब इस्तेमाल होगा, मेजरिंग सिलेंडर कब इस्तेमाल होगा ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये चार हैं जो अक्सर बेशतर आते हैं, पिपेट, ब्यूरेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और मेजरिंग सिलेंडर। मैंने आपको बता भी दिया, ब्यूरेट फॉर एग्जैक्ट वॉल्यूम्स दैट आर नॉट 10 cm क्यूब और 25 cm क्यूब, pipette for exact volumes that are 10 cm cube and 25 cm cube, measuring cylinder for catalysts or for excess reagents, volumetric flask to make exact solutions। जब भी आपको एक सॉल्यूशन बनाना होगा आप हमेशा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इस्तेमाल करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 100 cm क्यूब के भी आते हैं, 250 cm क्यूब के भी आते हैं, 500 के भी आते हैं, 1 dm क्यूब के भी आते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आपको अच्छी खासी ग्रेजुएशन मिलती है। अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही होता है आलिया, बिल्कुल तभी होता है वो। ठीक है। फिर ये और डिटेल्स लिखी है। फिर बेटा यहाँ पे मैंने आपको कुछ हीटिंग एंड कूलिंग टेक्निक्स डिस्क्राइब करी है, तो ये भी पढ़ लेते हैं, हमने डिस्क्राइब हमने देखी हुई है। और इसमें कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस, बहुत सारे बच्चों को सेफ्टी प्रिकॉशंस समझ नहीं आ रही होती है, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखी हुई है, ये वाला पेज भी लाजिमन पढ़ लेना। और कलेक्शन ऑफ गैसेस, कलेक्शन ऑफ गैसेस में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये, गैस सिरिंज कब इस्तेमाल होगी, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर कब इस्तेमाल होगी, दो चीजें जब मैंने मिक्स करनी है उसमें से कोई भी गैस एस्केप ना हो तो उस वक्त क्या करते हैं, मुझे अगर किसी सैंपल को प्योरीफाई करना हो उसमें से कोई कंटेमिनेट हटाना हो तो क्या करूंगा। तो ये भी, ये दो पेजेस भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो वही चीजें जो आप कहते हो ना कि यार सर वो सर एक मार्क के क्वेश्चन वो नहीं समझ में आता है, वो कैसे आंसर करें, क्या टेक्निक करें, डायग्राम्स भी बनाने को आती हैं, तो ये डायग्राम्स भी आपने रिव्यू करनी है कि भाई कैसे बनती हैं कैसे नहीं बनती। ठीक है। फिर ये एक सवाल है, ये तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब आ जाते हैं टाइट्रेशंस पे। टाइट्रेशंस में बेटा स्टोइक्योमेट्री आपको आनी चाहिए, स्टोइक्योमेट्री आपने प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है जी। उम्मीद ये है कि आपको आती होगी स्टोइक्योमेट्री, क्योंकि आप P4 अभी देके आए, उसमें पूरा बाकायदा 4 से 5 मार्क का सवाल आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टोइक्योमेट्री भरी पड़ी हुई होती है। ठीक है जी। अब टाइट्रेशन हमारे पास होती है बेसिकली बेटा तीन किस्म की। एक एसिड बेस होती है, एन एसिड रिएक्टिंग विद एन अल्कली। एक रिडॉक्स होती है जिसमें हम KMnO4 को इस्तेमाल करते हैं। और एक आयोडोमेट्री होती है। एसिड बेस बहुत सिंपल है, सबको आती है, वो उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई डिटेल नहीं है कोई जो मैं बात करूं। रिडॉक्स में KMnO4 इस्तेमाल होगा। KMnO4 के हवाले से दो तीन बातें हो गई कि उसको कभी भी 0.0 तक नहीं भरेंगे। ठीक है जी, वरना नजर नहीं आएगा क्या भरा हुआ है नीचे, क्योंकि हम ऊपर पढ़ सकते हैं KMnO4 से, नीचे नहीं पढ़ सकते, वो कलर्ड होता है। फिर वो सेल्फ इंडिकेटर है, कोई एक्स्ट्रा इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। हम यूजुअली कॉनिकल फ्लास्क में जो भी हमारी चीजें जो ऑक्सीडाइज होने वाली है उसको रखते हैं, और ब्यूरेट में KMnO4 को डालते हैं। तो ब्यूरेट से जब कॉनिकल फ्लास्क में जाएगा तो वो पर्पल ड्रॉप कलरलेस में तब्दील हो जाता है, और एंड पॉइंट पे क्या होगा, आपका कलरलेस सॉल्यूशन पर्पल में तब्दील हो जाएगा जब KMnO4 एक्सेस में हो जाएगा। एंड पॉइंट ऑफ अ रिडॉक्स टाइट्रेशन इज यूजुअली द कलरलेस सॉल्यूशन बिकम्स पर्पल इन कलर, क्योंकि KMnO4 जो हम डाल रहे हैं वो एक्सेस में जाता है जब हमारा तमाम रिएजेंट क्या हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है। ये है। बाकी अपर मेनिस्कस पढ़ते हैं KMnO4 का हमेशा। ठीक है जी। ये सारी बातें, बाकी स्टोइक्योमेट्री तो वही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास आयोडोमेट्री है। आयोडोमेट्री में हम जो इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं वो स्टार्च इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। करते क्या है, हमारे पास हमारे कॉर्निकल फ्लास्क में कोई आयोडीन का सोल्यूशन होगा जिसमें आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें हम सोडियम थायोसल्फेट डालते हैं। तब तक डालते हैं जब तक सॉल्यूशन का पेल येलो कलर ना हो जाए। जब पेल येलो कलर हो जाता है तब हम स्टार्च के 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे ताकि वो ब्लू ब्लैक इन कलर हो जाए, और फिर हम टाइट्रेशन कंप्लीट करेंगे जब हमारा सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। तो आयोडोमेट्री में बस ये एक्स्ट्रा स्टेप्स ऑफ द इंडिकेटर, हाउ इज इट बीइंग यूज्ड, बाकी आपकी स्टोइक्योमेट्री वहीं की वहीं। अच्छा, स्टोइक्योमेट्री के हवाले से मैं 2-3 बातें आपसे कर लेता हूं, वो प्लीज जो है वो उसको समझ लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। वो ये है बेटा कि आपको बेसिकली क्या है, आपका जो तमाम क्वेश्चंस होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से चलते हैं कि समहाउ
in some way, shape or form, the moles of one reactant will be given. For example, titration जब हम करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो भी हमने KMnO4 इस्तेमाल किया उसका मेरे पास वॉल्यूम होगा, उसकी कांस्टेंट होगी, तो मैं उसके मोल्स निकाल सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। इसी तरह एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर रहा हूँ, उसकी कांस्टेंट होगी, वॉल्यूम होगा, मोल्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो पहला स्टेप इन्वॉल्व करता है टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ द टाइटर। अगर मैं टाइट्रेशन की बात करूं, अगर ये क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंट करना चाहूं तो हो सकता है कोई गैस इवॉल्व हो रही है, गैस के वॉल्यूम को डिवाइड बाय 24,000 कर दूंगा या 24 डीएम क्यूब कर दूंगा तो मुझे उसके मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो वेरिएशंस आ सकती हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप इज यूजुअली फाइंडिंग आउट द मोल्स। मोल्स आपने निकाल ली कि भाई एक रीजन के मोल्स हो गए, टाइट्रेशन में वो टाइटर के मोल्स होते हैं, उस टाइटर के मोल्स को आप इस्तेमाल करके बैलेंस्ड इक्वेशन में डालते हो। बैलेंस्ड इक्वेशन में डालने के बाद आप मोल्स निकालते हो दूसरी चीज के, अदर थिंग जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, जैसे अब KMnO4 की कांस्टेंट दी हुई वॉल्यूम दिया हुआ, उसके मोल्स निकाल, लेकिन भाई मैं इंटरेस्टेड था Fe2+ के कितने मोल्स थे, तो मैंने बैलेंस इक्वेशन के थ्रू क्या कर लिया, Fe2+ के मोल्स निकाल लिए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ने फॉर एग्जांपल आपसे पूछा हुआ Fe2+ की कांस्टेंट बता दो कितनी थी, या Fe2+ का मास बता दो, हमने कितना फेरम का मास इस्तेमाल किया था सॉल्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो वो, तो आप मोल्स निकाल दोगे अदर थिंग के उस तरीके से। फिर क्या करते हो, आप बैक ट्रैक वर्किंग करते हो। ठीक है, बैक ट्रैक वर्किंग क्या होती है कि भाई ज्यादातर हम जो टाइट्रेशन करते हैं वो 25 cm क्यूब की सॉल्यूशन की करते हैं, लेकिन वो आया कहां से होता है, वो 250 cm क्यूब से आया होता है। तो टू फाइंड आउट कि अगर 25 cm क्यूब में n मोल्स थे तो 250 में कितने होंगे, 250 में मल्टीप्लाइड बाय 10 होंगे, 10 टाइम्स होंगे, क्योंकि 25 टू 250 10 का डिफरेंस। ठीक है जी, इसके अलावा और क्या है, दूसरी जो टेक्निक है वो है डाइल्यूशन वाली। अब भाई मैंने एक सैंपल ले लिया, मास ले लिया, उसको पानी में डाला, अब उसमें मैं ऊपर से सिर्फ पानी डाल रहा हूं, तो उसके मोल्स चेंज नहीं करेंगे। एक मास था, उसमें बस अब मैं पानी डाल रहा हूं, उसके मोल्स चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो तब हम मोल्स के अंदर ये यूनिटरी मेथड नहीं अप्लाई करेंगे। तो यूनिटरी मेथड कब अप्लाई होगा, जब आप पोर्शन लेते हो, आपके पास बड़ा सॉल्यूशन था, आपने उसका एक पोर्शन ले लिया, उसको टाइट्रेट कर लिया, तब यूनिटरी मेथड अप्लाई होगा, तब दिस मल्टीप्लाइड बाय 10 या जो भी फैक्टर आ रहा है उससे करोगे आप। अगर आपके पास एक मास था और आपने सिंपली उसके अंदर पानी डाला है तो उसके मोल्स चेंज नहीं करेंगे, तो जो मोल्स उस मास के अंदर थे वही मोल्स इस सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट होंगे। ये कर लिया आपने। अब क्या होता है, अब एग्जामिनर आपको बोल सकता है कि बेटा मुझे मास बता दो, कॉन्सेंट्रेशन बता दो, या जो भी, वो आप उस तरीके से निकाल लोगे। ठीक है जी, और यहाँ पे यूजुअली जब आप 250 cm क्यूब में निकाल लेते हो ना कितने मोल्स हैं, तो फिर यहाँ पे वो डाइल्यूशन वाली टेक्निक अप्लाई करती है कि भाई मोल्स इन 250 cm क्यूब विल इक्वल टू मोल्स ऑफ थिंग जो भी हमने मास डाला था। जैसे मैंने कोई आयरन की कोई सॉल्ट दी FeSO4 दी, अब जो FeSO4 में आयरन के मोल्स थे ना, उसमें मैंने बस पानी डाला, उसको 2 cm क्यूब का सॉल्यूशन बनाया, तो उसमें जो Fe2+ के मोल्स थे वो बराबर होंगे सॉल्यूशन के। द मोल्स ऑफ आयरन इन द मास विल बी इक्वल टू द मोल्स ऑफ आयरन इन द सॉल्यूशन, बिकॉज एट दैट पॉइंट आई हैव जस्ट एडेड वाटर। लेकिन जब मैं पोर्शन ले रहा हूं तो फिर मुझे वो फैक्टर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अच्छा, फिर some other easy mark gaining questions are the dilution में we will use C1V1 equal to C2V2। हाँ, C1V1 equal to C2V2 इस्तेमाल करोगे जब कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो या जब वॉल्यूम निकालना हो, लेकिन अगर मोल्स की मैं बात करूं तो मोल्स सेम है, तो हाँ C1V1 CV क्या होता है, मोल्स होता है, तो ये जो C1V1 equal to C2V2 ये बेसिकली कह रही है मोल्स इक्वल टू मोल्स है। तो डाइल्यूशन में मोल्स बराबर रहते हैं। अगर मोल्स पूछा हुआ है तो तुम्हें मोल्स तो पता होना चाहिए, मोल्स सेम है। हाँ, लेकिन अगर कॉन्स्टेंट या वॉल्यूम पूछी हुई है तो फिर तुम्हें उसके हिसाब से वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, फिर अदर वेरी इजी मार्क गेनिंग क्वेश्चंस बेटा प्लीज वो भी देख लो। वो ये है कि, एक सेकेंड मैं पहले ये सारा मिटा लूं। वो ये है कि आपसे एग्जामिनर जो है वो ये पूछता है कि हमें क्या प्रिकॉशंस या क्या चीजें पहननी चाहिए या क्या करना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सवाल, एक सेकेंड, यहाँ तो नहीं है, ये जब यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनियम पर सल्फेट इज हजार्डस टू द इन्वायरमेंट, इट इज अ कंबस्टिबल मटीरियल, इट इज अ हेल्थ हैजर्ड इफ swallowed, इट इज इरिटेटिंग टू द आईज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन। तब देखो कितने आसान है, हजार्डस इन्वायरमेंट भाई, ड्रेन इसको वैसे नहीं डालना, स्टिक में ऐसे डिस्पोज ऑफ नहीं करना, इसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट करके डिस्पोज ऑफ करना, फायर लग सकती है इसमें, इसको आग के करीब नहीं लेके जाना, डोंट ब्रिंग इट क्लोज टू द फायर, इरिटेटिंग टू द आईज है, गॉगल्स पहन लो। ठीक है जी, या फिर स्किन से इरिटेटिंग है, गॉगल्स वैसे हम यूजुअली लिखते नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ, स्किन से इरिटेटिंग ग्लव्स पहन लो। ठीक है जी,
स्किन से इरिटेटिंग है, लैब कोट पहनो, ठीक है जी। रिस्पायरेटरी सिस्टम से इरिटेटिंग है, फ्यूम कवर्ड में करो एक्सपेरिमेंट। तो ये सारी चीजों से आपको पता लग जाता है कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं जो हूं वो कैसे अपनी लिखूंगा, सेफ्टी प्रिकॉशंस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ भी है, मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था, तो ये बहुत आसान होती है सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखना, तो इसको आप देख लेंगे। ये आपका स्टोइकियोमेट्री वाले सवालत हैं। स्टोइकियोमेट्री अगर आपको आती है तो बेटा आपने इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना। ऑनेस्ट बात ये है कि ये जो इतने सारे सवालत यहाँ पे सॉल्व किए, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना। बस आपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर वो करना है और स्टोइकियोमेट्री आपने बस प्रैक्टिस करनी है। आपने देख लेना सोल्यूशन मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, फिर आ जाती हैं हमारे पास P5 में जो अदर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, वो आ जाते हैं हमारे एंथैल्पी चेंजेस पे। एंथैल्पी चेंजेस जैसे कि आपने एएस में कैलोरीमेट्री करते थे ना, कि Q इक्वल्स टू MC डेल्टा थीटा लगाते हैं, पहले Q निकालते हैं, फिर उस Q को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा H में कन्वर्ट करते हैं, वही है, एग्जैक्ट वही है। ठीक है जी। और इसमें से ये मैं मेथड आपको थोड़ी देर में अभी नीचे ही बताता हूं थ्रू सम क्वेश्चंस। और बाकी ये कि सेफ्टी प्रिकॉशंस प्लीज याद, सॉरी सेफ्टी प्रिकॉशन कह रहा हूं, द थिंग्स दैट आर अकाउंटिंग फॉर द इनएक्यूरेसी, ये याद कर लेना क्योंकि एग्जामिनर अक्सर बेशतर पूछ लेता है। एंथैल्पी चेंज में सबसे ज्यादा जो इनएक्यूरेसी अकाउंट फॉर करने वाली चीज है वो हीट लॉसेज है। नंबर 2 पे क्या है, अगर कंबशन की एक्सपेरिमेंट थी तो क्या, इनकम्प्लीट कंबशन। नंबर 3, मास या वॉल्यूम बहुत ज्यादा छोटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हाई परसेंटेज एरर है। थर्मोमीटर की प्रिसीजन लिमिटिंग है, जैसे अगर टेम्परेचर चेंज सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस का है और थर्मोमीटर में एरर ही 0.5 डिग्री सेल्सियस का है, तो 0.5 डिवाइड बाय 2, ये तो अनसर्टेनिटी आपके पास 25% की आ गई, इतनी लार्ज मॉन्स्टरस अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी आ रही। ठीक है जी। फिर एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, ज्यादातर दे कंपेयर विद द स्टैंडर्ड वैल्यूज, तो यू विल से भाई हमने स्टैंडर्ड कंडीशन रखी नहीं तो कैसे बसे में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास इनएक्यूरेसी की है। बाकी आपके पास जो सेफ्टी वो थे ना, ये वाले, इस पेज पे मैंने आपको बताया था कि बेटा ये वाली जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है ये हीटिंग और कूलिंग से रिलेटेड है, तो ये भी देख लेना, ये भी इसी में ज्यादातर आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम करते क्या है बेटा, यूजुअली जो हमारे पास यहाँ पे होता है वो ये होता है कि आप पहले Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T से Q निकाल लेंगे, फिर आप उस Q को किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻³ और डिवाइड करोगे मोल से। मोल्स किसके, लिमिटिंग रिएजेंट के। ठीक है जी। तो आपने कोई भी रिएक्शन किया उसमें जो भी लिमिटिंग है उससे डिवाइड कर दोगे। अगर कंबशन की एक्सपेरिमेंट थी तो जो चीज जलाई गई, जैसे इथेनॉल जलाया जा रहा है तो इथेनॉल के मोल से करोगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप उसके मोल से क्या कर देते हो, उसको डिवाइड कर देते हो। मैं रायद में आपको इसका भी रीजन बताता हूं, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। फिर आपके पास यहां पे जो ग्राफिकल क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं। दे कैन आस्क यू टू ड्रॉ द कूलिंग कर्व्स एंड द हीटिंग कर्व्स। अच्छा, यूजुअली इन द एंथैल्पी चेंजेस वाली एक्सपेरिमेंट्स व्हाट वी डू बेटा, सबसे पहले आपने इस बात को ये दिमाग में रखना है कि हम पहले जो कुछ वैल्यूज को क्या करते हैं उनको कांस्टेंट रखते हैं। क्यों, क्योंकि भाई अगर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुई आपने तभी डाल दिया और स्टार्ट कर दिया तो आपको पता ही नहीं होगा कि यार टेम्परेचर चेंज एनवायरनमेंट की वजह से चेंज कर रहा था या इस एक्सपेरिमेंट की वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक सम वैल्यूज सो दैट द सॉल्यूशन रीचेस इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट, स्टेडी टेम्परेचर हो जाए उसका। अगर वो हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आपके पास पॉइंट्स कैसे आ रहे होंगे, आपके पास पॉइंट्स ऐसे आ रहे होंगे लाइक दिस। तो आपने क्या कर लिया, आपने इनमें से एक कर्व बना लिया और उस कर्व को एक्सट्रैपोलेट कर लिया। यू विल ड्रॉ द कर्व एंड यू विल एक्सट्रैपोलेट। जो भी कूलिंग के पॉइंट्स है ना, जो भी पॉइंट्स कूलिंग दिखा रहे होंगे, देख रहे हो ये कूलिंग दिखा रहे हो सकता है पॉइंट यहां पे भी हो यहां पे भी हो, इनको नहीं लेंगे क्योंकि कूलिंग नहीं है, ये हीटिंग के। हम इंटरेस्टेड है कूलिंग कर्व में, तो मैं कूलिंग कर्व में से बस लाइन बनाऊंगा और उसको एक्सटेंड करूंगा। और मेरा जो टेम्परेचर चेंज होगा वो क्या होगा, वो होगा इस कांस्टेंट टेम्परेचर से लेके इस कूलिंग कर्व के इस पॉइंट तक, यानी जहां से जब मैंने डाला तो वहां से लेके यहां तक ये मेरा टेम्परेचर चेंज आ गया। दिस इज नोन एज एक्सट्रैपोलेशन की प्रोसेस, ये आपको आनी चाहिए। और अगर एंडोथर्मिक होगा तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, एंडोथर्मिक में सिंपली देख सकते हो टेम्परेचर पहले ज्यादा होगा फिर वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसमें क्या आएगा, उसमें हमारे पास फिर हीटिंग करवा रहा होगा। वंस अगेन हो सकता है कुछ ऐसे भी हो, लेकिन हम इंटरेस्टेड क्या होंगे फिर हम उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड होंगे हीटिंग कर में। मैं बस हीटिंग कर को एक्सट्रैपोलेट करूंगा और टेम्परेचर डिफरेंस ले लूंगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपको टेम्परेचर डिफरेंस भी निकालना आना चाहिए है। ठीक है, बाकी ये कंबशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन का अपैरेटस कैसा होता है बनाना आना चाहिए, ये प्लीज आए सबको। ग्राफिंग सब कर लोगे, ग्राफिंग बहुत आसान है P5 की।
केमिस्ट्री P5 की, तो मैं उस पर नहीं जो है वो ज्यादा जाऊंगा। ठीक है, फिर ये भी पता होना चाहिए कैसे पता लग रहा है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, ग्राफ से। ठीक है, यू शुड नो दैट। फिर जो है वो आपके पास, जो हमारे पास कैलोरीमेट्री वाला अपैरेटस था, जो हम बीकर के अंदर स्टायरोफोम कप रखते हैं, उसमें सॉल्यूशन डालते हैं और सॉल्यूशन को ऐड करके थर्मोमीटर रखते हैं, वो भी आपको आना चाहिए बेटा। ठीक है जी, वो भी आपको आना चाहिए। डू वी यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन हियर? बेटा स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है, कर्व भी बन सकती है, जैसे यहां पे देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे ये कर्व बना तो मैंने कर्व बना दिया, लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपको ऐसे दिया हुआ और वो स्ट्रेट लाइन बने, तुम स्ट्रेट लाइन बनाओ। देखो ये, देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन बन रही थी, एग्जामिनर ने इसको स्ट्रेट लाइन बना दी। जरूरी नहीं है कि हमेशा कर्व बने। देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना दी क्योंकि उससे पहले वाले पार्ट में स्ट्रेट लाइन था। यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो मैंने इसको स्ट्रेट लाइन ही बना दिया। जरूरी नहीं है हर दफा कर्व बने। ठीक है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा, पॉइंट्स को एनालाइज करोगे खुद ही समझ में आ जाएगा। सही है। अच्छा, ये बातें आ गई हैं। और क्या था, एनीथिंग दैट वाज इंपॉर्टेंट इसके अलावा यहाँ पे? हाँ, ये वाला। ठीक है, इसमें जो सबसे अच्छे सवाल आते हैं ना एंथैल्पी चेंज वाले, एक ये वाला सवाल, सेकंड लास्ट और लास्ट, सॉरी। ओ भाई, इतने सवाल क्यों करा मैंने, अल्लाह माफ करे, एक सेकेंड। बेटा, मैं क्या आपको पेज नंबर्स बता दूं? वो बहुत अच्छे सवाल आते हैं, वो कर लेना तो तुम लोग को अच्छा, अच्छी फ्रूटफुल हो जाएगा। पेज नंबर 33 पे जो सवाल शुरू हो रहा है वो, और पेज नंबर 36 पे जो सवाल है वो, उसमें से ना ये आखिरी वाले पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने ये टेक्निक सीखी थी कि भाई अगर हम वॉल्यूम को चेंज कर दें, मास को चेंज कर दें, क्या होगा, थर्मोमीटर की प्रिसीजन को चेंज कर दें तो क्या होगा। ये सारी जो क्वालिटेटिव क्वेश्चन है वो एंथैल्पी वाले में आ जाते हैं अक्सर बेशतर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई आपने जो है वो डेल्टा एच कैसे निकाला, आपने निकाला क्यू इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय मोल्स। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मैंने जो है वो क्या कर दिए, मैंने जो है वो लेट से, मेरे ख्याल से ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। आई डोंट नो, थोड़ा सा मेरे ख्याल से शायद इस तरह से ऐसे ही डिस्कस करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मुझे इतना वो सही तरह से याद नहीं है। हाँ मतलब, जैसे या आई थिंक इधर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ, राइट लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है। अब ये देखो, हमने ऐसे सवालात करे थे इसमें कि आपको बोला हुआ है कि हीट लॉस पे इफेक्ट बता दो। अगर मैं मास ऑफ जिंक को डबल कर दूं, मैं क्या कर दूं, कॉपर टू सल्फेट की जो कॉन्सेंट्रेशन उसको डबल कर दूं, वॉल्यूम को डबल कर दूं, तो ये वाले सवाल बहुत अच्छे हैं। अब जैसे हमने ये देखा था कि जिंक ऑलरेडी एक्सेस में था, तो भाई अगर मैं उसका मास डबल भी कर दूं तो एक्सेस में ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हीट लॉसेस। हाँ, कॉपर सल्फेट लिमिटिंग में था, उसको डबल कर दिया तो हीट लॉसेस अब डबल हो जाएंगे। फिर वॉल्यूम, अब वॉल्यूम ज्यादा करने से कॉपर टू सल्फेट के सॉल्यूशन, उसके मोल्स तो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन सिमिलरली जितना वॉल्यूम होगा जिसको गर्म करना होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा, तो इवेंचुअली वो इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। सो दीज क्वेश्चंस आई वुड रिकमेंड कि आप ये देख लो, ये अच्छे सवाल है, मतलब आपको इसमें अच्छी खासी बातें आपको पता लग जाएंगी। बाकी तो बहुत जेनेरिक सवाल हैं, वो आप वैसे ही कर लेंगे, वो इतने मुश्किल नहीं है मेरे पास। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों याद पड़ रहा है, मुझे तुम लोग को एक और चीज बतानी थी। हाँ यस, ये कि डेल्टा एच जब निकाल रहे हो तो एग्जामिनर नहीं बताएगा कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, खुद ही देखना होगा कि मुझे माइनस डेल्टा एच लिखना है या पॉजिटिव डेल्टा एच लिखना है। अगर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस थी तो पॉजिटिव, एंड एक्सोथर्मिक थी तो नेगेटिव। कैसे पता लगता है एक्सोथर्मिक का? कि जब टेम्परेचर बढ़ता है। एंडोथर्मिक का कैसे लगता है? जब टेम्परेचर गिरता है। तो प्लस माइनस खुद लगाना होगा, वो आपको कोई आके बताएगा नहीं। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके एंथैल्पी चेंजेस वाले हो गए, आप ये रिव्यू कर सकते हो। ऑनेस्टली, ऑनेस्ट बात बताऊंगा, ठीक है जी, कैम P5 का बगैर बगैर पढ़े भी चले जाओगे ना, अगर कैम P4 की सही तरह तैयारी करी हुई है, 20 मार्क्स आराम से ले लोगे कैम P5 में। कैम P5 में कोई ऐसी रॉकेट साइंस और कोई पढ़ के जाने की या कोई स्पेसिफिक और कोई प्रोसीजर नहीं है। कैम P5 इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल पेपर। ठीक है, नॉर्मल सा पेपर है। P4 पढ़ लिया तो मोस्ट प्रॉब्ली यू नो लॉट ऑफ आउट ऑफ P5 एज वेल। एस फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, A2 केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, तो ये है।
हाँ, लेकिन ये आपके पास शॉर्टिंग क्यों करी है, ताकि यार आप एक दफा रिव्यू कर लो, आपको समझ में आ जाए कि मैं कैलकुलेशंस कैसे करूंगा, कैसे नहीं करूंगा, कैसे सवाल आ रहे हैं। हाँ, कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स, सॉल्यूशन कैसे बनाना है, अपैरेटस कौन सा, एक्सेस में क्या क्या नहीं, वो सारी चीजें वो इसलिए यहाँ पे डिस्कस करी है ताकि आपको आ जाए। ठीक है, फिर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन वाले प्रैक्टिकल्स होते हैं। इनमें यूजुअली ग्राफ बनाने को ही होता है। ठीक है जी, आपको अपनी रिएक्शन काइनेटिक्स A2 की आनी चाहिए, जो कि आपने ऑलरेडी P4 के लिए पढ़ ली है। ये रेट इक्वेशन क्या होती है, उसमें ऑर्डर्स क्या होते हैं फलाना ढिमका, वो आपको आना चाहिए। ठीक है जी, फिर मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया था कैल्शियम को अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालूं, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मॉनिटर कर सकता हूँ। तो हमारे पास दो तरीके हैं। मैं मास ऑफ मैं मास ऑफ सॉल्यूशन मेजर कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही होगी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर रहा होगा। सो आई कैन डू दैट। तो इसका ग्राफ यूं बनेगा रेड में। और मैं दूसरा क्या कर सकता हूं, मैं हाइड्रोजन गैस की कलेक्शन के थ्रू भी कर सकता हूं, हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही होगी तो मैं उसके थ्रू भी रेट को मेजर कर सकता हूं। ठीक है जी, प्लीज रिमेंबर रेट इज द हाईएस्ट एट द स्टार्ट एंड देन डिक्रीजेस विद टाइम, यानी और ग्रेडियंट्स फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ शुड डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये देख रहे हो यहाँ पे ग्रेडियंट्स हमारे सारे क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, यू कैन सी दैट ये ग्रेडियंट्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ग्रेडियंट्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। सही है। अच्छा, बाकी ये है बेटा कि जो है वो आ, आ, रेट डिक्रीज क्यों करता है, रेट डिक्रीज इसलिए करता है क्योंकि जैसे जैसे हमारा यूज अप होती जाएंगे चीजें, रिएक्टेंट जैसे जैसे यूज अप हो जाएगा उसकी कॉन्स्टेंट कम होती जाएगी, देयरफॉर रेट डिक्रीज कर रहा है। तो ये रीजन भी बताना चाहिए, रीजन भी पूछ लेते हैं आपसे रमेश। ठीक है, बाकी यू शुड नो कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों रेट बढ़ता है, क्योंकि वो के को बढ़ाता है, रेट कांस्टेंट को बढ़ाता है। बाकी ये कुछ आपके पास सवालात हैं। ठीक है जी, ये सवालात आप रिव्यू कर लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट है, थोड़ा सा आपको वैरायटी मिल जाएगी आपको देखने में कि वो कैसे करना है कैसे नहीं करना। वरना वैसे ये बेसिक ही सवालात होते हैं, इनमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। जो बातें हम ऑलरेडी बात ऊपर करके आ चुके हैं कि ब्यूरेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मेजरिंग सिलेंडर प्लांट इनका ब्ला ब्ला ब्ला, यही देखोगे तो ज्यादातर इन सवालों में आपको यही चीजें मिलेंगी। जनरल चीजें ज्यादा है, बाकी जो है वो फिर कुछ कैलकुलेशन के पार्ट्स दे देंगे या और चीजें पूछ लेंगे। अच्छा, फिर ये भी आपसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल भी पूछ लेते हैं। इंडिपेंडेंट याद रखना, इंडिपेंडेंट कौन सा होता है, वो वेरिएबल जो जिसके साथ मैं एक्सपेरिमेंट में डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, उसको मैं डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकता हूं या डायरेक्टली मेजर कर सकता हूं। मसलन क्या बात हुई इसका, मैंने अगर मोल्स वेरी करने हैं एक रिएक्टेंट को और मैं उसको वेरी करवा रहा हूं बाय यूजिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन, सो द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वॉल्यूम, नॉट द मोल्स। आप मोल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, आप वेरी किसको कर रहे हैं, आप वेरी वॉल्यूम को कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को। तो यहां पे ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन वेरिएबल्स के साथ हम डायरेक्टली उनके अंदर मैनिपुलेशन कर रहे हैं, डायरेक्टली उनको मेजर कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बनेंगे। वो चीजें नहीं बनेंगी जो कि मैं कैलकुलेट करूंगा। तो जैसे आप मोल्स वेरी कर रहे हैं सोडियम थायोसल्फेट के बाय वेरिंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट है, मोल्स नहीं है। मोल्स नहीं वेरी कर रहे आप डायरेक्टली, आप वॉल्यूम के साथ खेल रहे हैं, तो वॉल्यूम लेंगे आप। ठीक है जी, या आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, और बाकी ये याद रखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम वेरी करवाते हैं, जिसको हम चेंज करते हैं, और डिपेंडेंट वो होता है जिसके अंदर हम वेरिएशन को मेजर करते हैं। इंडिपेंडेंट के साथ छेड़खानी करते हैं, डिपेंडेंट में मेजर करते हैं कि उसमें क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, उसमें क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, बाकी आपके पास सवालात यहाँ पे डिस्कस्ड है, आप इनको रिव्यू कर लोगे तो ये आसान सवालात है, इनमें कुछ ऐसा सच मुश्किल चीज नहीं है। बाकी आपने यहाँ पे देखा होगा दो तीन आपके पास ये डायग्राम्स बनाने को और ये चीजें बोली हैं, तो ये सब चीजें आ रही हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन वाले रिव्यू कर लोगे तो तुम लोगों को ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये आ गया। फिर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपने P4 के लिए पढ़ ली है, बस वो इतनी काफी है। सवालत रिव्यू कर लेना, कोई ऐसे जिसमें बात बताने की नहीं है, एक्स्ट्रा कोई नहीं है कि मैं आपको पकड़ के बोलूं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं। जो भी होगा, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल आता है पूरा क्वेश्चन डिफाइंड होगा कि भाई ये करना है, उसी के हिसाब से आपने करना होगा, दैट्स इट। और कोई चीज आपने नहीं करनी उसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, एंड जो है वो फिर फाइनली मेरे ख्याल से मैंने इसमें कलरिंग डाली है। कलरिंग को भी देखने की जरूरत नहीं है, कलरिंग में कुछ भी नहीं होता, बस ग्राफ होता है। तो वो कोई उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा, ये बस ऐसी ग्राफ के लिए कुछ सवाल और आपको कुछ चीजें आपकी प्रैक्टिस के लिए करने के लिए बताई नहीं थी। तो ये
ये कैम P5 बहुत आसान है और हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज देखनी है तो प्लेलिस्ट भी मौजूद है, आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, तो वो आप सब देख सकते हो। वैसे एट दिस पोजीशन व्हाट विल आई से, गो थ्रू द पीडीएफ। यकीन मानो मेरे जमाने में अगर ये पीडीएफ होती ना, ये होती पीडीएफ, मेरा ए स्टार तो वैसे ही है मेरा मैं डिस्टिंक्शन ले आता, ठीक है, केमिस्ट्री में। मतलब ये इतनी अच्छी पीडीएफ है, मतलब मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मैं क्यों क्वारी करता हूँ इतना बच्चों के लिए, ठीक है जी। मतलब इससे अच्छी पीडीएफ मेरा नहीं ख्याल कोई भी आपको दे सकता है। और आप लोगों में से खुद ही कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कि कुछ लोग मेरा कंटेंट छाप रहे हैं, उन्होंने बाकायदा मेरी कैम P5 की पीडीएफ में से ही पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे डाली हुई वीडियोस माशाल्लाह से। तो आप ये पढ़ लो, आप बस इसको रिव्यू कर लोगे, आपको मेजॉरिटी चीजें क्लियर होंगी और आपका P5 बहुत आसानी से निकल आएगा। थोड़ा सा यस, P5 इज लॉजिकल, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग ओपन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपने लॉजिकल होना पड़ेगा ताकि आप चीजों को आंसर कर सको, वरना कैम P5 बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा राहित बेटा, तुमने एक सवाल पूछा था कि लीबेक कंडेंसर में, लीबेक कंडेंसर बोल रहा हूं सॉरी, ये वाला डिस्टिलेशन के लीबेक कंडेंसर होता है, सॉरी सही बोल रहा था। हम नीचे से पानी क्यों डालते हैं और ऊपर से पानी क्यों निकालते हैं? देखो बेटा, कॉन्डेंसेशन हम चाह रहे हैं यहां पे होना, ठीक है जी। सो वी वांट द फ्यूम्स टू कंडेंस एंड फॉल इनटू द कॉनिकल फ्लास्क ओवर हियर। सो देयरफॉर यहां से लाजिमन है कि यहां से कोल्ड वाटर है, ताकि यहां पे टेम्परेचर शार्पली डिक्रीज हो और मेरे जो भी पार्टिकल्स हैं वो यहां पे कंडेंस करके उसमें जाए। दैट्स व्हाई वी नीड कोल्ड वाटर फ्रॉम ओवर हियर, बिकॉज इज द आउटलेट टू द कॉनिकल फ्लास्क, और वहां से हम हॉट वाटर निकाल रहे हो, ठीक है। बाकी और कोई सवाल आते हैं बेटा, कोई और परेशानी? क्लियर है? बाकी बस पढ़ लो, 2025 के पेपर अटेम्प्ट कर लो, वैसे तो मैंने वैसे ही करवा दिया आप लोगों को, तो वो तो ठीक है जी, तो वो पढ़ लो। और क्या ही करना है, हो गई बस पढ़ाई। P5 दे के आओ, हंसी खुशी फिर एंजॉय करो। कैम P5, फिजिक्स P5 लास्ट होगा ना तुम्हारे लोगों का पेपर, या उसके बाद भी कोई है? बल्कि जिनका मैथ्स है वो तो पोस्टपोन हो गया, मैथ्स P3 जून में होगा फिर, तो वो उनका होगा। सही है। अच्छा सर, इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एक्सो, यस न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सो। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली की न्यूट्रलाइजेशन की तकरीबन वैल्यू -57 किलो जूल पर मोल होती है। और वीक एसिड, अगर उसमें से कोई भी चीज वीक हो तो फिर वो हल्की सी डिक्रीज कर जाती है, बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द आयनाइजेशन, ठीक है। सो दैट्स इट बेटा, ये पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है ग्रुप पे, ठीक है, तो वो भी देख लेना। बायो किड्स फिनिश ऑन 20, बायो किड्स का क्या फिनिश हो रहा है 20 में? फिजिक्स किड्स का है ना, बायो का तो हो गया P5 P4 ऑलरेडी। चलो मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।